बच्चों, आज हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ते हैं। और बच्चों, आपको पता है कि दो अनसीन पैसेज आती हैं और 10 मार्क्स की आती हैं, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि जो हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं, वो अनसीन पैसेज की तरफ देखते ही नहीं हैं। उनकी सोच ये रहती है कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, इसके आंसर को करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि इसके आंसर तो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। और वो 2.5 घंटे तक भी बैठे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से आंसर मिल जाए। और जब नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो अंदाज से कहीं भी कैसे भी लगाकर आ जाते हैं। परंतु बच्चों, बात यह है कि अनसीन पैसेज उतनी टफ नहीं है जितनी आपको लगती है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ली है अनसीन पैसेज जो 2022 में आई थी, ठीक है ना। तो अपन इसको देखते हैं कि आप एक बार देख लीजिए बच्चों कैसे हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको एक बार तो बच्चों हम जनरली पूरी एक पढ़ लेते हैं। एक जल्दी से एक राउंड लगा लेते हैं रीडिंग का, रीड आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, शुरू करते हैं। Discipline must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future greatness of a boy. It forms his character and makes him a fit citizen. The child who is allowed to have his own way becomes backward. The child who is allowed all sorts of exercises like running about in the sun, exposing himself to cold, eating wholesome things as a result, will fall ill frequently. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his lessons properly, take physical exercises at the proper time, and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society. The spoiled child who has been allowed to run his own course will so wise in younger days, his parents would wish that he had not born at all. तो बच्चे हमने पढ़ ली, हमें कुछ समझ में नहीं आया, बट हमने एक बार इसको रीडिंग लगा ली, जो वर्ड्स थे कुछ वो समझ लिए। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का यूज शुरू होता है, ठीक है ना। तो हम ये बच्चों देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में 3rd नंबर पर क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ डिसिप्लिन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं जो हमारी लाइंस थी क्या थी। डिसिप्लिन मतलब एक तो डिसिप्लिन यहाँ था, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्ट से शुरू होता है ना बच्चों हमारा सेंटेंस। तो एक डिसिप्लिन यहाँ था और दूसरा डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये है तो वो यहाँ है। और तीसरा बच्चों, ये जो इट है ना, ये सब्जेक्ट है इट, बट ये प्रोनाउन है और इसका नाउन क्या है, डिसिप्लिन है। मतलब ये 3rd लाइन भी डिसिप्लिन के बारे में है, ठीक है ना, यहाँ तक। और ये क्वेश्चन डिसिप्लिन के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर इन 3 लाइंस में ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। बच्चों, ना तो इसकी हिंदी करने की जरूरत है ना इसके मीनिंग समझने की जरूरत है, बस केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता है हमको, ठीक है। तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। आंसर, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो ये फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन तो कहीं था। तो अपन देखते हैं, देखे 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 ये मिल गया। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। और बच्चों आपको पता है ये इट क्या था, इट तो डिसिप्लिन ही था, क्योंकि इट प्रोनाउन था, नाउन उसका डिसिप्लिन है। तो ये सेंटेंस यदि हम चाहें तो ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिन फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो ये डिसिप्लिन फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ये आंसर हो गया बच्चों इसका, ठीक है ना। ओके, आ रहा है ना समझ में, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करना है उसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इवल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर, यहाँ ये तो सब्जेक्ट है और ये आ चाइल्ड, सॉरी ये क्वेश्चन वर्ड है, आ चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया। तो अब ऊपर तो हमने जो अभी 3 लाइंस पढ़ी थी वो डिसिप्लिन के बारे में थी, तो चाइल्ड के बारे में नहीं थी, मतलब कि इसका आंसर यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगली लाइंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड, ये चाइल्ड मिल गया। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ऑन बेबी
कम्स बेवार्ड। बच्चों फिर से द चाइल्ड है, देख रहे हैं ना आप, ये फिर से द चाइल्ड, मतलब ये लाइन भी चाइल्ड के बारे में। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स, एज अ रिजल्ट विल फॉल फ्रिक्वेंटली इल। अगली लाइन भी चाइल्ड के बारे में, बट हम अभी यहीं से देख लेते हैं। तो मतलब ये है कि अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो काय पर है, चाइल्ड। मतलब वो ये वाली लाइन जो हमारी इसमें होना चाहिए, उसका आंसर इसमें होना चाहिए, या फिर ये अगली लाइन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चाइल्ड सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट चाइल्ड यहाँ भी है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। मेक हिम हैप्पी, डेवलप गुड हैबिट्स, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। देखो बच्चों, अब ये फॉल इल तो कहीं अपन को दिख रहा था, ये फॉल इल हो गया, ठीक है ना, और कोल्ड, ये कोल्ड हो गया, ठीक। थोड़ा सा और देख लेते हैं क्वेश्चन को मैच करने की। व्हाट इवर्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो बच्चों अलाउड टू डू भी है इसमें, द चाइल्ड हु इज अलाउड, ठीक है ना। तो मतलब मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइन्स में मिल रही हैं। तो हमको कौन सी लाइन ठीक लग रही है कि ये विल फॉल इल फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। तो ये कैच कोल्ड एंड फॉल इल, तो बच्चों कोल्ड यहाँ है और फॉल इल यहाँ है, तो बच्चों इसका आंसर ये हो गया। अब ये मैक्सिम हैप्पी, मैक्सिम हैप्पी ये तो था ही नहीं, कहीं अपन को मिला ही नहीं। डेवलप गुड हैबिट्स ये भी नहीं मिला, और डेवलप डिसिप्लिन इन लाइफ ये भी नहीं मिला, ठीक है। तो हमको हमारा आंसर क्या हो गया इसका, इसका हमारा आंसर हो गया ये कैच कोल्ड एंड फॉल इल। आ रहा है ना बच्चों समझ में? ओके। अब व्हाट आर गुड हैबिट्स, अब ये चाइल्ड की बात नहीं हो रही, ना डिसिप्लिन की बात हो रही, हैबिट्स की बात हो रही, गुड हैबिट्स की। तो हम अगली लाइन, हमने फ्रिक्वेंटली तक तो पढ़ लिया था, अगली लाइन देखें। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स, तो बच्चों ये हैबिट्स आ गया, ठीक है ना। मतलब अब इस लाइन में इसका आंसर होना चाहिए, हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, attend to his lessons properly, take physical exercises at proper time, and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society। ठीक है ना बच्चों। तो अब ये व्हाट आर गुड हैबिट्स, वैसे तो आप जानते हैं गुड हैबिट्स क्या होती हैं, बट हम अनसीन पैसेज के हिसाब से चल रहे हैं, तो वही आंसर की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हैबिट्स मिली ना हमको, तो इन्हीं लाइंस में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, इसमें जो फुल स्टॉप तक, इसमें इसका आंसर होना चाहिए। तो व्हाट आर गुड हैबिट्स, रनिंग इन द सन, तो रनिंग इन द सन तो मिला नहीं, वो ऊपर था, रनिंग इन द सन ऊपर था। प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, तो हमको हैबिट्स वाला करना है, तो ये वाली जो लाइन हमारी चल रही है, ये हैबिट्स की, ठीक है ना, ये हैबिट्स की लाइन चली, और आप यहाँ पर ये लाइन चली, एंड अवॉइड थिंग्स, ये आ गया बच्चों, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, तो बच्चों ये आ गया, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, ठीक है ना। तो ये गुड हैबिट्स में आ गए, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे 3 आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्टली मिल गए, थोड़ा सा बस हमको दिमाग लगाना पड़ा। अब अगला है टाइटल। तो बच्चों हमने जब पैसेज को इतनी बार पढ़ा, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि डिसिप्लिन वर्ड बार बार यूज हो रहा है। और बच्चों यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस दिया ही हुआ है। जब इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब चलो इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो मतलब ये है कि उसके महत्व के बारे में बताएं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन के महत्व के बारे में बताएं, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इसका टाइटल हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं 4 आंसर्स आपके एग्जैक्टली मिल गए। अब बच्चों 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स, तो ये वर्ड तो अपन को मिला ही नहीं, हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ा था सोसाइटी तक। अब देखिए, द स्पॉइल्ड चाइल्ड whose habits who has been allowed to run his own course will so wise in younger days, his parents would wish that he had not been born at all। तो बच्चों अब इसमें तो मीनिंग पूछा है, तो मीनिंग तो आपको इन सब की मीनिंग पता होनी चाहिए, और इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसको एग्जैक्टली लगा पाएंगे। तो कोई बात नहीं, जब इसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो फिर ये तो मन से ही जाएगा, तो इसको आप मन से लगा सकते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है तो फिर मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, डेस्ट्रॉयड होना चाहिए, बट आप तो 4 मान कर चलें। तो बच्चों आप ये समझिए कि एक अनसीन में आपको 5 में से 4 मिल रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये 5 में से 4 आपके डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है ना। आंसर इसके देख लेते हैं बच्चों, जो आंसर दिए थे। फॉर्म्स अ कैरेक्टर, ये हमने पहला वाला लगाया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर है, नीचे कर लेते हैं। ये फॉर्म्स अ कैरेक्टर हो गया। सेकंड, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, तो ये कैच कोल्ड एंड फॉल इल हो गया। और थर्ड का था अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, ये अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस। फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो गया। और फिफ्थ बनकर डिस्ट्रॉइड था, जो आपको नहीं आएगा, इट्स कोई बात नहीं बच्चों। तो आप ये समझ रहे हैं कि उतनी टफ अनसीन नहीं है जितनी हमें लगती है। ओके, अब हम 23 वाली देख लेते हैं, दूसरी पोएम, ठीक है ना। वंस देर वॉज अ स्टिंजी बेकर, ठीक है ना। वैसे एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। A poor man would stand outside his bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry at the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to the court. बस इतने से ही, अभी पूरी रीडिंग की जरूरत नहीं, चले से पूरी लगा लेते हैं। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, then he asked the poor man, do you have any money? The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. This is all the money I have, he said to the judge. The judge took the coins from the poor man. The baker smiled and eagerly held out his hand. But the judge did not give the baker the money, he only jingled the coins together. He then returned them to the poor man, saying, punishment should fit the crime. The price for the smell of bread shall be the sound of money. ओके, दैट्स इट, पढ़ ली हमने, ठीक है ना। और ये 23 में आई थी बच्चों। अब आप ये देखिए, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी क्वाइंस वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट, ठीक है ना। हाउ मेनी क्वाइंस, क्वाइंस की बात हो रही, तो बच्चों अपन यहाँ पर ढूंढे क्वाइंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में हमने चूंकि पढ़ ही लिया है, तो 2 स्मॉल क्वाइंस, और बच्चों एक और पुअर मेंस पॉकेट, ठीक है ना, ये पुअर मेंस पॉकेट। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल क्वाइंस, तो बच्चों यहाँ पॉकेट भी है और यहाँ पर 2 क्वाइंस है। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। तो हाउ मेनी क्वाइंस वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट, बताइए। 2, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया 2 क्वाइंस, ठीक है ना। अब गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो टाइटल अभी आया नहीं है क्योंकि हमने पूरा नहीं पढ़ा, इसको थोड़े से बाद में देख लेंगे। अब अगला देखिए, थर्ड, विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का ऑपोजिट तो बच्चों हम 6th 7th 8th में ही पढ़ते आए हैं, और इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो रिच का ऑपोजिट क्या होता है ना, थोड़ा सा सोचिए। तो ऑनेस्ट है, स्टिंजी है, पुअर है और जज है। आया समझ में रिच का ऑपोजिट? ऑपोजिट मतलब होता है बिलोम यानी उल्टा, तो रिच का उल्टा हो गया पुअर। ये इजी था बच्चों, ये इजी था तो हमको आ गया, इजी नहीं होता तो हमको नहीं आता, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझें कि आपको तो एक क्वेश्चन का ही आंसर मिला है 3 में से, ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। द पुअर मैन, 4th क्वेश्चन है, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, ठीक है ना। तो अब ये द पुअर मैन स्टैंड, बच्चों सेकंड फॉर्म स्टूड आ गई, आउटसाइड हिज बेकरी, ये फर्स्ट लाइन में से आया, ठीक है ना। तो बेकरी में खड़ा होता था वो, हिंदी भी नहीं हमको बोलना है। टू बाय ब्रेड, टू ईट ब्रेड, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, टू स्टील ब्रेड। बच्चों अभी ये जो पुअर मैन है ना सब्जेक्ट, तो ये पुअर मैन यहाँ ये सब्जेक्ट है, यही होना चाहिए इसका आंसर। A poor man would stand outside his bakery every day enjoying the nice smell of baking bread, ठीक है ना। आ रहे समझ में? तो नाइस स्मेल आ गया, तो टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। मिल गया आंसर बच्चों। अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ द पुअर सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट मिलना चाहिए आपको, तो उसी में आंसर उसका होगा। अब बेकर की बात आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेकर टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, टेम्पल, बेकरी और
हिज होम। तो अब ये बेकर, ठीक है ना बच्चों, देखिए हम बेकर देखते हैं। तो द बेकर वॉज वेरी एंग्री, ये बेकर सब्जेक्ट आ गया तो मतलब इसमें आना चाहिए। द बेकर वॉज वेरी एंग्री एट द पुअर मैन, ही फेल्ट दैट एवरी वन हु स्मेल्ड टू हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल, सो ही। बच्चों ही मतलब प्रोनाउन, तो इसका नाउन क्या है? बेकर, मतलब यहाँ भी बेकर ही है। सो बेकर टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर क्या है? द बेकर टुक द पुअर मैन, पूरा मिल गया। देखिए द बेकर टुक द पुअर मैन, और यहाँ पर हम देखेंगे द बेकर टुक द पुअर मैन, सो ही टुक द पुअर मैन, ही मतलब बेकर ही है, टू द कोर्ट। तो ये आंसर आ गया कोर्ट, ठीक है ना बच्चों। तो अब हमारा एक तो आंसर ये आ गया, और एक आंसर ये आ गया था, और एक आंसर ये आ गया था, 3 आंसर आ गए थे बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ तो हमको ये 4th वाला भी आ गया था क्योंकि बहुत ईजी था। अब टाइटल की बात आ रही है। तो हमने पूरी पैसेज को पढ़ लिया है। टाइटल किंगडम ऑफ फूल्स समझ में नहीं आया, लव बिजेट्स लव नहीं समझ में आया, देयर इज विल देयर इज वे नहीं समझ में आया, टिट फॉर टैट नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। तो हमको इसका टाइटल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों फिर हम इसको कुछ भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि 5 में से 4 तो हमको डेफिनेटली मिल रहे हैं, ठीक है ना, 3 तो मिल ही रहे हैं। और यदि हम और भी कम करें तो इसका मुझे पता है टिट फॉर टेट जैसे को तैसा है। यदि हम पूरी हिंदी करते, पूरी समझते तो आपको भी समझ में जाती, बट वहाँ एग्जाम में तो कोई हिंदी आपको करेगा नहीं, तो फिर तो आपको खुद ही वहाँ सॉल्व करना है। तो आप इसको कुछ भी लगा देंगे, तो टिट फॉर टेट इसका आंसर था, ठीक है ना। अब ये देखिए आंसर है टू है, टिट फॉर टेट है, पुअर है, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड है, कोर्ट है, ठीक है ना, मिल गया। अब बच्चों एक अगली और देख लेते हैं, बस 2 और हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, फटाफट अपन देख लेते हैं। ओके 24 में बच्चों एक आई थी पैसेज, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट concentrate on female education. The old African proverb says, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family or entire nation. The root cause of all the problems like female infanticides, dowry, female suicide, domestic violence, malnutrition, nutrition's, child marriage etc. will be vanished if women are educated. Education provides an essential qualification to fulfill certain economic, political, and cultural functions and improves women's socio-economic status. It brings reduction in inequality. If we want to uplift the society, we should improve the life standard of our women. And for this education is a weapon. पढ़ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आए बट हमने इसकी रीडिंग कर ली, ठीक है ना। अब आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। तो बच्चों अब यहाँ पर ये जरूर नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में मिले या फर्स्ट पैराग्राफ में मिले। अब वेपन अपन ने देखा तो ये वेपन यहाँ पर लिखा है, वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आर वीमेन। तो बच्चों ये तो कहीं लिखा था, देखिए इफ वी वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आर वीमेन। तो टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वीमेन। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्यों ये डायरेक्ट लास्ट में आ गए, क्योंकि यहाँ पर वी है तो वी का तो बहुत ज़्यादा मीनिंग होता नहीं, हम है ना। वी शुड यूज एजुकेशन, एजुकेशन एज अ वेपन। तो एजुकेशन एज अ वेपन था तो वो हमने करा, तो एजुकेशन ये इज अ वेपन है, तो यहाँ से हमने आंसर को उठाया। थोड़ा सा अपन मिलाएंगे भी बच्चों, ठीक है ना। तो टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आर वीमेन, तो ये आंसर इसका होगा। टू एजुकेट आर, अब और भी देख लेते हैं, एलिमिनेट करना भी हम सीखें। टू एजुकेट आर मैन ओनली, टू मेक आर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, टू गेट अ जॉब, ये कहीं हमने पढ़े भी नहीं।
तो ये सीधा आंसर इसका हमको मिल गया, ठीक है ना। इफ़ वी वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन एंड फॉर दिस एजुकेशन इज अ वेपन। तो बच्चों ये हमको फर्स्ट आंसर मिल गया। अब सेकंड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर द और ड्यूरिंग द मैरिज। तो बच्चों मीनिंग की जहाँ तक बात आती है तो आपको ये डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज, ये पूरे की हिंदी आपको आनी चाहिए और इन सब की हिंदी आपको आनी चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन है, अभी छोड़ दें, देखते हैं, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट, वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन हेल्प्स अ नेशन। वीमेन एजुकेशन है बच्चों यहाँ पर, देखिए अब यहाँ ये तो वीमेन एजुकेशन है। तो वीमेन एजुकेशन हेल्प्स अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, brings down the ratio of inequality, helps the society in the fulfillment of our people, or all of these 1 2 3, ठीक है ना। तो वीमेन एजुकेशन है। अब अपन इसमें ढूंढते हैं वीमेन एजुकेशन कहाँ है। तो ये इफ इंडिया वांट्स टू डेवलप इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, ये वही है, फीमेल एजुकेशन मतलब वीमेन एजुकेशन ही हुआ। The old African proverb says, if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate an entire family or entire nation, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी नहीं मिला है। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड्स डोरी, बच्चों ये सब प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना। Education provides an essential qualification to fulfill certain economic, political, cultural function and improves women's socio status. It brings reduction in inequality. अब ये मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर वीमेन एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू फुलफिल सर्टेन इकोनॉमिक, political and cultural function and improves women's socio-economic status, helps it brings education in inequality. If we want to uplift the society we should improve the life standard, ये तो मिल ही गया था वहाँ पर। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, helps a nation become fully developed और brings down the ratio of inequality और helps the society in the fulfillment of our people. तो education provides an essential qualification to fulfill certain economic, political, cultural function and improves women's social economic status. It brings inequality, reduction in inequality. एक ये reduction in inequality तो लिखा, brings down मतलब reduction ही होता है, ठीक है ना। अब बच्चों ये है, यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ड्यूरी, फीमेल सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, मेल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मैरिज etc विल वैनिश इफ वीमेन आर एजुकेट। और अब अपन को समझ में ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको ये इनइक्वालिटी एक तो समझ में आया, ठीक है। अब अगला देखिए, द above पैसेज इज मेनली अबाउट। अब ये बताइए, ये जो पूरी पैसेज है ना, ये किसके बारे में है। पूरी पैसेज हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में तो आ रहा है ना। तो अ डेवलप्ड कंट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, वीमेन एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं ना, वीमेन एजुकेशन ही आ रहा है बार 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 बार, है ना। तो ये है, मतलब आप यहाँ पर देखें, एजुकेट एंड मतलब ये फीमेल एजुकेशन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है यहाँ पर ये वीमेंस एजुकेशन है, ठीक है ना। ये एजुकेशन इज अ वेपन, तो ये वीमेन एजुकेशन है, वीमेन आर एजुकेटेड, ठीक है ना। तो ये वीमेन एजुकेशन है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर लगभग हमको मिला वीमेन एजुकेशन का। और अब ये एक और देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब्स। तो ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब तो ये अपन को कहीं मिला था बच्चों, ठीक है ना। ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब ये है, द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज। तो क्या है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू, इफ यू एजुकेट अ मैन यू, ठीक है ना, एजुकेट एन इंडिविजुअल। तो बस ये तो मिल ही गया है, एजुकेट एन इंडिविजुअल।
ये तो उसी में है, ठीक है ना, एजुकेट एन इंडिविजुअल, ये एजुकेट एन इंडिविजुअल। तो बच्चों यदि इजी वे में हम मानकर चलते हैं तो यदि हम इजी वे में मानकर चलते हैं इसको, तो हमको जो है ना एक आंसर तो ये मिल गया, ठीक है ना, और दूसरा एक आंसर ये मिल गया, ये तो आंसर ही है, ठीक है ना। मतलब एक आंसर हमको ये मिल गया एजुकेटेड इंडिविजुअल, दूसरा वीमेन एजुकेशन ये मिल गया, और तीसरा ये टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वीमेन, ये तो एग्जैक्टली मिल गए हमको, ठीक है ना। और यदि ये दो की बात करें तो मुझे तो पता है, तो मैं तो ये वाला लगा दूंगा। अब आपको यदि ये इनइक्वलिटी वाला मिलता तो आप ये लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो ये अपलिफ्टमेंट ऑफ आर पीपल भी था उसमें, बट आप ये समझेंगे 3 तो मिल जाएंगे आपको इसमें, 3 4 3 4 3 4 तो आपको मिल जाएंगे, और जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वो 5 आउट ऑफ 5 भी लेंगे। बस एक लास्ट और कर लेते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम अब नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। इन 1866 अल्फ्रेड नोबल, a Swedish chemist, introduced the form of nitroglycerin that could be handled safely. He called it dynamite. In 1875, he went on to invent uh, gelignate. These explosives were used in engineering application, but they also had an obvious military application. As a committed pacifist, Nobel hoped that his explosive would provide such a deterrent deterrent to war that they would bring peace to mankind. His inventions did not bring peace, but they bring him a massive fortune. यहीं तक देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल? हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल? अब यहाँ पर आप देखिए, इन 1866 अल्फ्रेड नोबेल, तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल लिखा है बच्चों, ये जो कॉमास लिखे रहते हैं ना, मतलब ये इसी की इंफॉर्मेशन है कुछ, ठीक है ना, इसी के विषय में कुछ और बताया गया है। तो अल्फ्रेड नोबेल अ स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है ना, तो अल्फ्रेड नोबेल अ स्वीडिश केमिस्ट। हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल? तो ये स्वीडिश केमिस्ट, एग्जैक्टली मिल गया, ठीक है ना। अब व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस? ये अल्फ्रेड नोबेल क्या है? सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस है। तो ये भी कॉमा के बाद लिखा ना, ये मैन वर्ब है बच्चों इसकी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस्ड, यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर लें। अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, तो इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना। अब व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ नोबेल न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम अब यदि थोड़ी सी जल्दी में था इसलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, तो हम देखते हैं। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो अब हम इसमें ढूंढते हैं, या वहां से पढ़ लेते हैं ना हम, ठीक है ना। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, हाँ अब यहां से पढ़ते हैं। As a committed pacifist, Nobel hoped that his explosive would provide such a deterrent. यहाँ भी हमने पढ़ लिया था। His inventions did not bring peace, but they did bring him a massive fortune, which he used to his will to endow the Nobel Prizes awarded to those who have conferred the greatest benefit to the mankind in 5 categories, ठीक है ना। He left pond 32 lakhs in his will to finance prizes in physics, chemistry, physiology, medicine, literature and peace. The bank, अब मिल गया बच्चों अपन को बैंक। The Bank of Sweden inaugurated a new Nobel Prize for Economics in 1969, ठीक है ना। तो when did the Bank of Sweden introduce a new Nobel Prize in Economics? तो 1969, पूरा का पूरा ज्यों का त्यों आंसर मिल गया बच्चों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अल्फ्रेड नोबेल लीव पॉन्ड 32 lakhs इन हिज विल? तो ये तो यहाँ ऊपर था, ये 32 lakhs। He left pond 32 lakhs in his will to finance prizes in, अच्छे से देख लेते हैं बच्चों, in physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace, ठीक है ना। तो
Why did Alfred Nobel leave pound 32 lakhs in his will? To finance prize in physics, chemistry, literature, peace. ये पूरा का पूरा है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर, ठीक है ना? ओके, हु वॉज द फर्स्ट वीमन टू विन द नोबेल प्राइज? अब इसके हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है ना, बैंक यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, इन 1903 में मेरी क्यूरी became the first woman to win the Nobel Prize, sharing it with her husband. तो ये बच्चों ये हमारा आंसर हुआ, मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज? तो फर्स्ट वुमेन पूरा मिल गया, मेरी क्यूरी। तो इसमें तो बच्चों अपन को पूरे 5 ही मिल गए, और ये 2025 में आया था, ठीक है ना? तो बच्चों को समझ में आ रहा है ना, अनसीन पैसेज उतनी टफ नहीं है। ये आंसर देख लीजिए बच्चों, स्वीडिश केमिस्ट है, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन है, 1969 है, ऑल ऑफ द अबव है, और मेरी क्यूरी है, ठीक है ना? तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, अनसीन पैसेज को सबसे पहले देखेंगे, फटाफट एक बार रीडिंग लगाओ और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको 3 और 4 और 5 भी मिल सकते हैं, बट 3 से कम नहीं मिलेंगे। तो आप 10 मार्क्स की अनसीन पैसेज आ रही हैं, तो आपको 6 और 7 तो बिल्कुल 100% पक्के हैं, परंतु आपको करना क्या पड़ेगा? यस, आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बच्चों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।